स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। जो भौतिक स्वरूप है हमारा राजस्थान का, उसे राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसका अगला जो पार्ट है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी, पिछले पार्ट के अंदर हमने बात की थी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसके अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, तो 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है और एक क्रमबद्ध तरीके से उनका हमने अध्ययन किया। और हम पहले जो भौतिक प्रदेश है उससे पहले भौतिक प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर हमने देख लिया था कि विश्व के संदर्भ में उसकी स्थिति किस प्रकार से, भारत के संदर्भ में हमने स्थिति देख ली किस प्रकार से, कौन कौन से राज्यों के अंदर है वो थार का मरुस्थल वो फैला हुआ है। इसके बाद आज हम इस पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी स्थिति किस प्रकार से है। तो आज हम राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास के अंदर जुड़ जाइए और क्लास में जुड़ने से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। हम आपके लिए क्या है और भी ज़्यादा कंटेंट है वो लेके आते हैं। तो परीक्षाओं के अंदर यहीं से क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास है वो होने वाली है। कॉन्सेप्ट के साथ हम सारी बातें हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं उनके ऊपर, क्योंकि मैं बार बार आपको हर क्लास में यही बोलता हूँ कि हम सारी बातें हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे उन बातों के ऊपर। तो क्लास के अंदर जुड़ जाएं और हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति देखो किस प्रकार की है। तो पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो यहाँ पर मैं कुल क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ। तो कुल क्षेत्रफल है वो है 1,75,000। यानी आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 1,75,000 क्या है कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद में मैं बात करूंगा राजस्थान में भारत का यानी राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत है, तो 58 से लेकर 62% है। जबकि मैंने आपको 52 से 56 बताया था वो क्या है, वो विश्व का भारत में है, वो विश्व का क्या है भारत में है। जबकि भारत का राजस्थान में कितना है 58 से 62% है। 58 या 62 इनमें से एक क्यों नहीं है, एक इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 58 या 62 हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रेगिस्तान क्या करता है, मार्च करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी उड़ के जाती है। तो रेगिस्तान का क्या होता है, विस्तार होता है, ठीक है। रेगिस्तान का क्या होता है, आगे की तरफ फैलाव होता है। तो इसलिए क्या है, ये परफेक्ट आंकड़ा नहीं है 58 या 62, ठीक है। 58 या 62 के बीच में क्या है इसे लिया गया है यहाँ पर। और भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे, ये क्या है विश्व का भारत में कितना प्रतिशत है, तो 52 से 56% जो भाग है वो थार का मरुस्थल का कहाँ पर है, भारत में है। जबकि भारत का 58 से 62% जो भाग है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में देखो मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर 644 × 360 किलोमीटर, ये क्या है, ये क्या बला है 644 गुणा 360 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से मैं चित्र बना लेता हूँ राजस्थान का। इस प्रकार से विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र है राजस्थान का। तो हम बात करेंगे ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मान लेते हैं ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ इस प्रकार से ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको। यहाँ ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इस प्रकार से। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम क्या देखेंगे, लंबाई।
तो ये तो क्या होगी इसकी लंबाई। तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई यहाँ पर 644 हो जाएगी, 644। और यहाँ पर मैं फैलाव की बात करना चाहूंगा, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण के अंदर जो लंबाई है इसकी 644 किलोमीटर है, जबकि मैं यहाँ पर फैलाव की बात करना चाहूंगा तो फैलाव कितना है इसका 360। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 644 इंटू 360 किलोमीटर। ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसका क्या है फैलाव, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है फैलाव है। तो हम फैलाव के ऊपर यहाँ पर हमने बात कर ली कि इसका फैलाव कितना है 644 इंटू 360 किलोमीटर क्या इसका फैलाव है। इसके बाद में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा, देखो इसकी अक्षांशीय और स्थिति की उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर की तरफ हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, या इसकी कहानी है वो प्रारंभ होती है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या होती है कहानी शुरू होती है, जो कि क्या है दक्षिणी भाग के अंदर दक्षिणी सीमा जो है, दक्षिणी सीमा गुजरात की है वो यहाँ पर क्या है लगती है। इसके बाद मैं ऊपर की बात करूंगा, यहाँ चलता हूं मैं उत्तर के अंदर, तो उत्तर की बात करता हूं तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सीमा की बात करूंगा तो किससे लगती है पंजाब व हरियाणा से। उत्तरी सीमा की मैं बात करूंगा तो किससे लगती है पंजाब और हरियाणा से। तो बात करेंगे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो क्या हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार की ओर चर्चा कर लेते हैं हम। 69 डिग्री 30 मिनट मैंने आपको बताया था, जब हमने स्थिति और विस्तार पढ़ा था तब हमने अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति देखी थी। तो आप ये मत समझ लेना कि मैं राजस्थान का आपको जो देशांतरी विस्तार या अक्षांशीय विस्तार नहीं, मैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे पश्चिम की तरफ चलते हैं, पश्चिमी भाग की ओर चलते हैं। तो यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से बात करते हैं। जैसलमेर कौन सा जिला, जैसलमेर, कौन सा जिला जैसलमेर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर है पूर्वी देशांतर से लेकर यहां तक, कहां तक पूर्वी भाग की ओर चलेंगे तो 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है फैला हुआ है। तो हम बात करेंगे इसके देशांतरी विस्तार की। अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो 69 डिग्री 30 मिनट से इसकी कहानी शुरू होती है और 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है इसकी कहानी चलती है। ठीक है, यानी इसका जो फैलाव है वो कहाँ तक है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, और ये क्या हो गया हमारा देशांतरी विस्तार, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, और ये क्या हो गया हमारा देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक है, हमने चर्चा क्या कर ली, देखो फिर से देख लो एक बार कि कुल क्षेत्रफल की हम अगर चर्चा करेंगे तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1,75,000। किसके संदर्भ में हम चर्चा करें तो राजस्थान के संदर्भ में हम चर्चा करें, यानी राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है तो वो कुल क्षेत्रफल कितना है तो 1,75,000 क्या है कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद में मैं बात करूंगा आगे राजस्थान में भारत का कितना भाग है तो 58 से लेकर 62% भाग है वो भारत का किसमें है राजस्थान में है।
यानी राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपना भाग रखता है वो कितना रखता है, 58 से 62% है वो अपने पास रखता है। अच्छा, आगे बात करते हैं तो भारत की भी हम साथ में चर्चा कर लेते हैं। विश्व का कितना प्रतिशत जो भाग है थार के मरुस्थल का वो भारत में पाया जाता है, तो 52 से 56, 52 या 56। तो हम इसे एक क्यों नहीं बोल सकते, मैंने बता दिया, क्योंकि एक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हवा के साथ में या जो जल है इसके साथ में अपरदन होता ही रहता है, और मिट्टी आगे की तरफ क्या है, जैसे कि मैंने बताया था मानसूनी पवनों के द्वारा क्या है विस्तार इसका हुआ है, मानसूनी पवनों के द्वारा। क्योंकि मानसून है वो किसका शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, जो मानसूनी पवनें हैं वो आज भी चल रही हैं, लगातार चलती रहती हैं, आज भी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। तो इस प्रकार से मानसूनी पवनें क्या करती हैं, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती हैं, उड़ा के ले जाती हैं, ठीक है। और ये मनुष्य की हम बात करेंगे, मनुष्य जाति की हम बात करेंगे, उसमें सभी जो मनुष्य हैं वो आते हैं। तो उसके अंदर क्या है, वो क्या करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला को खोखला कर रहे हैं, यानी उसका खनन कर रहे हैं, खनिजों को खोद कर निकाल रहे हैं। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है, रेगिस्तान के मार्च को रोकती है, ठीक है, रेगिस्तान के मार्च को क्या करती है, रोकती है, आगे फैलने से उसको क्या है, रोकती है। तो अब क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला बीच में से कट फट गई है, यानी कटी फटी हो गई है, जिसके कारण क्या है, बीच में से जो मिट्टी है वो क्या है, आगे की तरफ क्या होने लगी है, फैलने लगी। इसलिए क्या है, हम इसका एक परफेक्ट आंकड़ा नहीं ले सकते 58 या 62, ठीक है, 58 से लेकर 62% भाग के ऊपर क्या है, रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, फैला हुआ है। इसके बाद में 644 इंटू 360 किलोमीटर, ये क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था कि यहाँ पर देखो मैंने नक्शे के अंदर भी आपको बताया था कि ये राजस्थान का नक्शा है इस प्रकार से, और ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये कौन सा, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर हम चर्चा करेंगे तो ऊपर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण के अंदर जो लंबाई है वो कितनी है, 644 किलोमीटर है। जबकि हम पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो 360 किलोमीटर क्या है, इसका फैलाव है। तो फैलाव की बात करेंगे तो ये क्या है, फैलाव है 644 इंटू 360, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी अक्षांश स्थिति देखी, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी सीमा गुजरात से प्रारंभ होकर ये ऊपर की तरफ चलते हैं, तो उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी सीमा की बात करते हैं, यहाँ तक पंजाब व हरियाणा तक क्या है, ये फैला हुआ है। इसके बाद मैं पश्चिमी दिशा की बात करूंगा, तो पश्चिमी दिशा की बात करते हैं तो जैसलमेर तो 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होता है। इसकी कहानी क्या है, प्रारंभ होती है पूर्वी देशांतर से, और हम पूर्व की ओर चलेंगे तो 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है, इसकी कहानी है, यानी फैलाव इसका यहाँ तक है। तो ये क्या हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार, और ये क्या हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे हम चर्चा करते हैं। देखो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर आज करने वाले हैं आपके साथ में चर्चा। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और अपने मित्र गणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का जो फायदा वो मिल सके। अब देखो आगे चर्चा करते हैं, यानी हमने अब तक क्या चर्चा कर ली है, हमने ये चर्चा कर ली है कि इसका अक्षांशीय विस्तार देख लिया है, इसका देशांतरीय विस्तार देख लिया है, कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल देख लिया है। कुल क्षेत्रफल है 1,75,000, ठीक है। हमने लंबाई की बात कर ली है, फैलाव की बात कर ली है, उत्तर से दक्षिण जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखो तो हम बात करेंगे, हमने 644 गुणा 360
ये क्या है, किलोमीटर क्या है, फैलाव है किसका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितने जिलों के अंदर विस्तार है, यानी कितने जिलों के अंदर क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। तो पुरानी जिलों के अकॉर्डिंग भी हम चर्चा करेंगे और नए जिलों के अकॉर्डिंग भी क्या हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो केंद्रीय कृषि आयोग, केंद्रीय कृषि आयोग, केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा ये बताया गया, क्या बताया गया भाई, केंद्रीय कृषि आयोग है, ये क्या करता है, केंद्रीय कृषि आयोग ये बताता है कि कितने जिले हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, कितने जिले हैं वो क्या है, अर्ध शुष्क मैदान शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, कितने जिले अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उपाधर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग जो प्रदेशों को बांटने के बारे में अगर बताया जाता है तो केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा क्या है, बताया जाता है। तो केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा कितने, राजस्थान के कितने जिलों को पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंतर्गत रखा गया। तो बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं हम। केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा 12 जिले, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, 12 जिले तो क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत रखे गए, प्लस 2 जिले हैं वो क्या है, अर्ध शुष्क मैदान, यानी 12 जिले हैं वो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत और 2 हैं वो क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत रखे गए। अच्छा, आगे चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो भाग है ये क्या है, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। अब ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है ये क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझे, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, एक पानी का गिलास लेते हो, ठीक है, और पानी के गिलास को क्या करोगे आप, इस प्रकार से, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इस प्रकार से आप पानी का गिलास फेंकोगे। ठीक है, पानी का गिलास यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद कुछ फुहारे हैं या कुछ बूंदे हैं वो क्या है, आगे की तरफ यहाँ जाकर गिरती हैं, क्या है, यहाँ जाकर गिरती हैं। तब ये जो अरावली प्रदेश का ये जो पास का भाग है, ये जो पास का भाग है, इस पास के भाग के अंदर क्या है, जो जल है वो नहीं पहुंच पाता है, यानी वर्षा का जो जल है वो नहीं पहुंच पाता है, वर्षा यहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये जो भाग है ये क्या हो गया, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश वाला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये जो भाग है, अब हाँ ये हो सकता है कि अरावली की जो वर्षा है वो अरावली पे होती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश पे होती है, और यहाँ से क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश पे होने के बाद यहाँ ढलान के रूप में क्या है, यहाँ पर जल क्या है, जा सकता है। बाकी की अगर वर्षा आती है तो इस प्रकार से अगर पानी का कोई भी आप गिलास है इस प्रकार से फेंकोगे तो यहाँ से टकरा कर क्या ऊपर की तरफ जो पानी की आगे जो बूंदे हैं वो क्या है, इस स्थान पे ना गिर के आगे वाले स्थान के ऊपर क्या है, गिरती है। तो ये क्या है, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। अच्छा, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, हम इसके सामान्य ढाल की बात करते हैं। सामान्य ढाल, तो इसके सामान्य ढाल की मैं बात करना चाहूंगा तो सामान्य ढाल किस ओर से है, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्या है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, ढाल है। उत्तर से दक्षिण क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है। और ये उत्तर से पश्चिम ये जो ढाल है ये क्यों है, उत्तर से पश्चिमी क्यों है भाई, पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं है, या हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व क्यों नहीं है। ये जो ढाल है, मैंने आपको सामान्य ढाल की हमने चर्चा की, यहाँ पर उत्तर से दक्षिणी क्यों है, इसका पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि उत्तर से दक्षिण इसका जो ढाल है वो क्यों है। तो देखो आपको पता है कि इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस क्षेत्र के अंदर बहने वाली जो नदियां हैं, तो लूनी नदी की हम बात करेंगे, पश्चिमी बनास की हम बात करेंगे, सूकली नदी की हम बात करेंगे। तो ये जो नदियां हैं
ये नदियां किस ओर से प्रवाहित होती हैं, तो उत्तर से दक्षिण क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। यानी आप इस प्रदेश के अंदर जाओगे और इस प्रदेश के अंदर, तो यहां पर क्या है, आप यही पाओगे कि जो नदियां यहां पर बहती हैं, लूनी की बात कर लेते हैं हम, पश्चिमी बनास की बात कर लेते हैं हम, सूकली की बात कर लेते हैं हम, तो ये जो सारी नदियां हैं इनका जो ढाल है, पानी जो बहता है वो पानी किस ओर बहता है, तो पानी बहता है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका सामान्य ढाल की बात करेंगे तो उत्तर से क्या है, दक्षिण है। दक्षिण से उत्तर है वो इसका जल नहीं जाएगा, क्योंकि ढाल ही क्या है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप अपने घर पे या अपनी छत को ही देख लें, उस छत का ढाल है वो क्या है, किस तरफ होगा, जिस तरफ हम क्या करेंगे, जो हमारा पाइप होता है, जो नाला होता है, उस नाले को जिस साइड में हम लगाएंगे उसी साइड में क्या है, उसका ढाल देते हैं, और सारा का सारा जल है वो क्या है, उस ढाल की ओर क्या है, आ जाता है। ठीक है, जैसे ही फरस का देख लो, हम फरस को हम जब भी डालते हैं तो क्या है, उसमें ढाल दिया जाता है। तो ढाल क्या है, ढाल किस लिए दिया जाता है, क्योंकि पानी है वो क्या है, आसानी से वहां से निकल सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, ढाल का मतलब समझ गए होंगे आप। तो उत्तर से दक्षिण क्या है, इसका ढाल है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे हम चर्चा करेंगे, तो इसमें रेगिस्तान का जो भाग है, रेगिस्तान का जो भाग है, रेगिस्तान का जो भाग है, तो इसके अंदर हम रेगिस्तान के भाग के अंदर बात करेंगे, तो पश्चिमी भाग तो क्या कहलाता है, सामान्य रूप से आपको पता है कि इसका जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है, तो थार का मरुस्थल। क्या कहलाता है, थार का मरुस्थल। और अगर हम इसके अंदर बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, तो जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, तो पूर्वी भाग की भी चर्चा करेंगे हम। इसका जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। तो हमने क्या चर्चा की अभी तक, कि इसका हमने देखा कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो मैं यहां पर कुल क्षेत्रफल भी लिख देता हूं, कुल क्षेत्रफल राजस्थान के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो 1,75,000, 1,75,000 ये क्या है, कुल क्षेत्रफल है किसका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। कहां पर, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली, देख लिया कि 644 इंटू 360 किलोमीटर पे क्या है, फैलाव है। उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करेंगे तो 644, पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो 360 किलोमीटर क्या है, फैलाव है। केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा 12 जिले क्या है, शुष्क, और 2 जिले क्या है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत रखे गए। अरावली पर, जो अरावली है उसका वृष्टि छाया प्रदेश भी क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। सामान्य ढाल की अगर हम चर्चा करेंगे तो उत्तर उससे दक्षिण क्या इसका सामान्य ढाल है। रेगिस्तान का जो भाग है, पश्चिमी भाग कहलाता है थार का मरुस्थल, और पूर्वी भाग क्या कहलाता है, मारवाड़ क्षेत्र। कुल क्षेत्रफल की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चर्चा करते हैं उसके बाद। तो आगे चर्चा करते हैं। देखो हमने यहां तक चर्चा कर ली है। अब देखो यहाँ पर केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा यहाँ पर 12 जिले प्लस 2 क्या है, 12 जिले तो क्या है, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत, और 2 जिले क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर रखे गए। अब हम नए जिलों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि कृषि जो केंद्रीय कृषि आयोग है उसका तो अभी तक डाटा नहीं आया है, पर हमने क्या है, इन जिलों को बांटा है, तो हमने इनके ऊपर चर्चा की। तो यहाँ 19 जिले, यहाँ पर 19 जिले तो क्या है, 19 जिले तो क्या है, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, प्लस में 5 जो जिले हैं वो क्या है, अर्ध शुष्क जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर नए जिलों के अकॉर्डिंग हम चर्चा करना चाहेंगे। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग, ये तो पुराने हैं, ये तो क्या है, 12 जिले शुष्क प्रदेश के अंतर्गत, प्लस में 2 है वो क्या है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत। ये तो क्या है, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग है, पुराने जिलों के आधार पर, पुराने जिलों के आधार पर है। जबकि हम यहाँ पर नवीन जिलों के आधार पर चर्चा करना चाहेंगे, तो नवीन जिलों के आधार पर, नवीन जिलों के
आधार पर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 19 जिले क्या है, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जबकि 5 जो जिले हैं वो क्या है, अर्ध शुष्क जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं हम 19 जिलों की हम चर्चा करेंगे। देखो 19 जिले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो नए जिले हैं इनके आधार पर, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद, तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो केंद्रीय कृषि आयोग, केंद्रीय कृषि आयोग, केंद्रीय कृषि आयोग के द्वारा हम बात करेंगे तो 12 जिलों को क्या है, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, प्लस दो को क्या है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत रखा गया। अब हम नवीन जिलों के आधार पर हम बात करेंगे तो नवीन जिले इसमें कितने आते हैं, तो शुष्क प्रदेश की बात करेंगे तो 19 जिले आते हैं, जबकि अर्ध शुष्क की बात करेंगे तो 5 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं अभी तक, जबकि केंद्रीय कृषि आयोग का आंकड़ा नहीं आया है अभी तक। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं नवीन जिलों के ऊपर कि कितने हैं। तो 19 जिलों को क्या है, शुष्क, और 5 जिलों को क्या है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो आपके सामने ये मैप है, देख लो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम मैप की बात करेंगे तो 19 जिलों की बात करेंगे, जो कि क्या है, 19 जिलों की बात करेंगे। यहाँ पर 19 जिले जो कि क्या है, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, प्लस 5 जो जिले हैं वो क्या है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत आते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पहला जो जिला है वो क्या है, श्री गंगानगर। ये पहले भी था, ये आज भी है, ये पहले भी था और ये आज भी है। अनूपगढ़ की बात करेंगे, ये पहले नहीं था, गंगानगर से टूटकर अलग हुआ, तो क्या है, ये अनूपगढ़ नया है, तो 2 हो गए। इसके बाद बीकानेर, ये पहले भी था, ये आज भी है। फलौदी की बात करेंगे, ये पहले नहीं था, अभी बना है। जैसलमेर की बात करेंगे, ये पहले भी था, आज भी है। बाड़मेर की बात करेंगे, ये पहले भी था, आज भी है। बालोतरा की बात करेंगे तो बालोतरा टूटकर अलग हुआ है बाड़मेर से, तो ये क्या है, नया बन गया है। जालौर की बात करेंगे, ये पहले नहीं था, अब बना है। इसके बाद जालौर की नहीं, सांचौर पहले नहीं था, अभी बना है। जालौर की बात करेंगे, जालौर पहले भी था। सिरोही का इसके अंदर कुछ भाग आता है, सिरोही का उत्तरी जो भाग है, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर पाली है, वो भी आता है। ब्यावर का कुछ भाग यहाँ पर आता है। इसके बाद नागौर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, इसके बाद में डीडवाना कुचामन, इसके बाद में सीकर के बाद में झुंझुनू के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में हनुमानगढ़। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जिले शुष्क जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने पहले से लगा रखा है मार्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19 जिले हो गए हमारे। ये 19 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जबकि अर्ध शुष्क की हम बात कर लेंगे तो ब्यावर, देखो यहाँ पर ब्यावर, तो अर्ध शुष्क का मतलब कुछ यहाँ पर क्या है, नमी पाई जा रही है। अर्ध शुष्क का मतलब क्या होता है, कुछ नमी युक्त की ये क्या है, जिले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो ब्यावर आ गया। ब्यावर के बाद में हम बात करेंगे तो जयपुर ग्रामीण आ गया, जयपुर ग्रामीण के बाद में दूदू आ गया, दूदू के बाद में नीमका थाना आ गया। तो ये मिलाकर कुल कितने, तो 5 जिले क्या हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्ध शुष्क जिलों के अंतर्गत ये 5 जिले आते हैं। तो आपने मैप को अच्छे से समझ लिया होगा। नवीन जिलों की हमने बात कर ली, 19 जिले कौन कौन से हैं, 5 जिलों की भी हमने चर्चा कर ली है कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर A.K. तिवारी। राजस्थान का इस प्रकार से नक्शा बना लेते हैं हम, इस प्रकार से विषम कोणीय चतुर्भुज के समान
इस प्रकार से नक्शा वो बना लेते हैं हम। ये राजस्थान है। अब राजस्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां से आपको पता है ये अरावली पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से गुजर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला की हम चर्चा करेंगे। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहां से इस प्रकार से गुजर रही है। अब ये जो भाग है ये है हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या है, सारा का सारा मैं यहां पर लिख देता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने क्या कहा कि हम भी क्या करेंगे, इसको दो भागों के अंदर बांटेंगे। हम भी क्या करेंगे, तो ये लो भाई, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने इसके बीचों बीच ये लाइन खींच दी है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने क्या कर दिया, यहाँ पर बीचों बीच इसके क्या खींच दी, लाइन खींच दी। दो भागों के अंदर इसको बांट दिया। पहला जो भाग है उसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा जो भाग है इसको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दो भागों के अंदर बांट दिया। हरिमोहन सक्सेना ने क्या कर दी, एक लाइन खींच दी बीच से, और बीच से लाइन खींचने के बाद कहा कि भाई ये तो क्या है, हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और ये क्या है, हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। दो भागों के अंदर क्या है, बांट दिया। अब हरिमोहन सक्सेना ने ये भी कहा कि भाई हमने लाइन तो खींच दी है, पर इस लाइन का नाम भी तो दें, हम इस लाइन का नाम भी तो दें कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो बीच में जो रेखा है इसको क्या कहेंगे हम। तो इन्होंने नाम दिया इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। तो आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली रेखा, दो भागों में बांटने वाली रेखा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो बराबर भागों के अंदर बांटती है। हरिमोहन सक्सेना ने लाइन क्या है यहाँ पर खींच दी और फिर कहा कि हम इस लाइन का नाम तो दें। ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये शुष्क प्रदेश है या अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको दो भागों के अंदर बांट दिया, पहला शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। बीच में जो लाइन खींचेगी इस लाइन का नाम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रख दिया। अब देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या होती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है क्या, इसका मतलब क्या है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है। तो हम बात करेंगे ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा के हम इस साइड का मतलब ये पश्चिमी दिशा की साइड में जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर से क्या है, कम वर्षा होगी। हमें किस साइड में जाएंगे, तो पश्चिम साइड की ओर जा रहे हैं, तो क्या है 25 सेंटीमीटर से कम क्या होगी, यहां पर वर्षा होगी। और हम इस लाइन की क्या है, पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा यहां पर क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा यहां पर क्या होगी, वर्षा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का मतलब समझ लेना आप कि हम इस लाइन से, जो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम वर्षा होगी। जबकि हम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से हम किस साइड जाएंगे, तो पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से यहाँ ज्यादा क्या होगी, वर्षा होगी। तो क्या कर दिया हमने, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो बराबर भागों के अंदर बांट दिया। एक तो शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हरिमोहन सक्सेना ने बीच में लाइन खींच दी और इस लाइन का नाम दे दिया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि क्या करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या है, बराबर दो भागों के अंदर बांटती। ठीक है। अब मेरा जो प्रश्न है वो मेरा प्रश्न ये है कि राजस्थान
को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है ज्यादा से ज्यादा, कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है। ये तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर मत कर देना इसमें, ये राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है, तो पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम। देखो इसको मिटा देता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हम। तो इस प्रश्न का राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आपका बीच में, अगर जो क्लास संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, हम उसका जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप अपना डाउट है वो बताएं। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांट दिया? तो दो भागों के अंदर बांट दिया। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब हरिमोहन सक्सेना जी और प्रोफेसर ए.के. तिवारी जी कहते हैं कि हमने इनको मुख्य भागों के अंदर, जो मुख्य भाग हैं इनके अंदर तो बांट दिया, अब इनको भी क्या करेंगे और भागों के अंदर बांटेंगे। तो देखो शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इन्होंने बांटा रेतीला, रेतीले के बाद पथरीला, पथरीले के बाद इन्होंने बांटा मिश्रित, मिश्रित, रेतीला, पथरीला और मिश्रित, तीन भागों के अंदर बांटा, रेतीला, पथरीला और मिश्रित। अर्ध शुष्क प्रदेश को भी इन्होंने क्या किया, अलग अलग भागों के अंदर बांटा। तो हम पहले की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो घग्गर का मैदान, इसके बाद दूसरे भाग की हम बात करेंगे, दूसरे भाग की चर्चा करेंगे तो शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश। तीसरी की हम चर्चा करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथे की हम चर्चा करेंगे तो चौथा कौन सा है हमारा, लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन, ये चौथा है। पथरीला जो भाग है, पथरीला जो भाग है इसको हमादा कहा गया, हमादा। जबकि रेतीले व मिश्रित को क्या कहा गया, ये आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हरिमोहन सक्सेना ने क्या किया, दो मुख्य भागों में, इसके बाद उप भागों के अंदर बांटा। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। रेतीले मरुस्थल के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पथरीले मरुस्थल के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मिश्रित के ऊपर हम क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो अर्ध शुष्क घग्गर के मैदान के बारे में जानेंगे, इसके बाद शेखावाटी प्रदेश के बारे में जानेंगे, इसके बाद नागौरी उच्च भूमि के बारे में, इसके बाद लूणी जवाई बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास है, ये सेशन है वो होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर होगा जब आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्र गुणों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।